हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज जो है आज चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अच्छे से समझेंगे और समझते हुए जो है प्रश्नावली यानी कि 4.1 यानी 4.1 का जो है सवाल, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पार्ट वाइज करके अलग अलग दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 मेन 2 क्वेश्चन दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। और अच्छे से समझते हुए इसको चैप्टर को यानी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्या है कि पहले पार्ट का नाम क्या है। हमारा पार्ट जो है यानी कि जो चैप्टर है 4 उसमें है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो पहले ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसका यूज कहाँ है, इसका यूज क्यों किया जाता है और ये हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं द्विघात समीकरण, इसका लाइफ में कहाँ यूज है, कैसे यूज है। तो ये सब समझते हुए तब इसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोग इसको 4 चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी कि 3 और 2 ये सब 1 2 3 तो पढ़ ही लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण देखिए, इसके नाम में लिखा हुआ है क्या है, द्विघात समीकरण। पार्ट का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्वि का मतलब होता है, आप पहले हम समझेंगे कि जब यहाँ पे लिखा है द्वि, तो द्वि का मतलब होता है 2, इसका तो मतलब 2 हो गया। और यहाँ पे घात लिखा है, तो घात का मतलब होता है द्विघात। ऐसा मतलब कि बहुपद होना चाहिए जिसका घात कितना होना चाहिए, 2। तो आप लोग बहुपद तो पढ़ लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अब बता रहे हैं कि द्वि माने 2 और घात मीन्स होता है इसका, जैसे घात क्या होता है, जैसे कि घात क्या होता है ये भी समझेंगे। सॉरी, इंक लग गया हाथ में। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर घात क्या होता है, जैसे यक्स लिखा है तो यक्स का घात क्या है, यक्स का घात यहाँ पे 1 है। अगर यक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब यक्स घात 2 है, इसी को बोलते हैं घात। ये क्या है हमारा, ये घात है, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, लेकिन चलिए घात ये हमारा हो गया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं घात, यानी यक्स का जो घात यानी कि जो पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है द्विघात। तो द्विघात का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी कि ऐसा बहुपद होना चाहिए। कैसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। क्या होना चाहिए, ऐसा बहुपद। बहुपद क्या होता है ये सब लोग तो आप लोग जानते हैं, फिर भी हल्का सा ब्रीफली बता दे रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कि जैसे कि उसमें बहुपद के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे मेन जानना है द्विघात समीकरण। तो पहले द्विघात देखेंगे। तो द्विघात का जो जनरल यानी मानक रूप होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, यानी ax² प्लस के bx और प्लस के c इक्वल टू यहाँ पे द्विघात समीकरण। तो जब समीकरण कहेगा तो इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अगर 0 हटा देंगे, अगर जैसे 0 नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा द्विघात क्या है, बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद। देखिए इस पद में पद कितने हैं, 1 2 3 पद 3 है, लेकिन तीनों पद में जो अधिकतम घात होता है उसी को बोलते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे इसका घात 0 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 2 है। तो इसका मतलब है कि किस तरह का बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। किस तरह का बहुपद है, द्विघात बहुपद। लेकिन अगर इसी को इक्वल टू 0 कर दें, जब 0 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या हो गया हमारा, द्विघात समीकरण। ऐसा बहुपद जिसका यानी कि घात 2 हो तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन अगर उसी द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, हमने समझ लिया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे एक इसमें कुछ कंडीशन होता है, जहाँ क्या, जहाँ पर कह रहे हैं जहाँ यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर a का मान इसमें 0 हो जाएगा तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। और ये द्विघात समीकरण का, ये जो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का मानक द्विघात समीकरण का मानक रूप है, मानक रूप है।
ये जो है ये हमारा समीकरण जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है ना। तो जहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ए का मान अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। कैसे देखते हैं कि जब ए का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कैसे नहीं रह जाएगा। देखिए अगर ए का मान यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ पे चलिए 0 रख दे रहे हैं, 0x² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो जब ये 0 में x² का गुणा करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या bx और प्लस के c इक्वल टू 0, और 0 है तो 0 हट जाएगा, इसका मतलब बचेगा क्या bx प्लस के c इक्वल टू 0, यही बचेगा ना। तो अब बताइए जब इस तरह से बचेगा तो इसमें इसका घात x का घात कितना है 1 है, और यहाँ x घात कितना है 0 है। जब यहाँ x घात 0 है यहाँ 1 है तो इसका मतलब ये किस तरह का बहुपद है। अब मान लीजिए इक्वल टू 0 है तो समीकरण है, तो ये किस तरह का समीकरण है, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। कैसा समीकरण, रैखिक। आप लोग बहुपद में ये सब अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे अच्छे से बारीकियाँ से आप लोग को समझाए हैं, जाके प्लीज़ देखिए, और नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा, फिर अच्छे से आप लोग को फिर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक जब एक यहाँ तक हो गया हमारा, यानी अब दूसरा कह रहे हैं कि जबकि b का मान और c का मान 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पे b 0 और c 0, ये दोनों हो सकते हैं। क्या है, हो सकते हैं, हो सकते हैं, मे बी, ठीक है ना। यानी ये दोनों जो है b और c 0 हो सकता है। इस द्विघात समीकरण में b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो यानी द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। जब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो पूरा चैप्टर इसी पे है, पूरा चैप्टर जो है प्रश्नावली द्विघात समीकरण पे ही है। तो a का मान अगर 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो देखिए तो इसका मतलब है पूरा द्विघात समीकरण ही फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए b और c 0 हो जाए, अगर इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, ए वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों 0 हो सकते हैं। देखिए तो जैसे लिखा है ax² और प्लस के b का मान 0 कर दिया, b 0 और ये भी 0 कर दिया बराबर 0, तो ये बचेगा क्या, ax² बराबर के 0। तो इसका मतलब ax² बचेगा ना, सॉरी ax² बराबर 0, तो इसका मतलब अब भी ये द्विघात समीकरण है। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसमें भले पद एक ही है लेकिन इसका घात 2 है ना। जब घात x का घात 2 है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। लेकिन जब यहाँ पे अगर इसको 0 कर रहे हैं, ये दोनों बच रहे हैं, तो द्विघात समीकरण नहीं हो रहा है, तब उसमें रैखिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रैखिक समीकरण। तो हमको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसके बाद फिर से एक बार आप लोग को और बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमको ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम। अब हम लोग जब द्विघात समीकरण देख लिए हैं तो द्विघात समीकरण को इसके बाद प्रश्नावली 4.1 में चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद प्रश्नावली 4.1 को देखते हैं। चलिए देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जितने यानी कि समीकरण दिए हुए हैं ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस इतना ही बताना है आप लोग को, ठीक है ना। इसमें यानी कि प्रश्न नंबर 1 में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पॉइंट दिया है। 8 पॉइंट को आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए देखिए एकदम आराम से स्लोली इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, यानी पहले वाले को हल करेंगे। पहले वाले में क्या लिखा है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले इसको कह रहा है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है। इसी तरह से 8 पॉइंट दिए हैं, सबको आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण का नियम आपको बता दिए हैं कि इस रूप में होना चाहिए, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस रूप में रहेगा तब तो द्विघात समीकरण है,
अन्यथा नहीं है। ठीक है ना, इस रूप में रहेगा जहाँ पे ए दोनों जीरो आ सकते हैं, लेकिन ए वाला जीरो नहीं आना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, अब चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, यानी हल करेंगे, हल में यानी कि इसको दिया हुआ है, इसको सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल। दोनों पक्षों का, ये LHS है, ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्षों को सरल करके जब हल करेंगे तो एक कोई सिंपल सा पद आएगा, वो पद देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस इतने बताना है। तो देखिए चलिए हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि जब x+1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है जैसे लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र आप लोग को तो पता होगा, क्या है पता है ना, a² प्लस के b² और प्लस के 2ab, ये सूत्र होता है। तो बस इसी सूत्र पे इसको लिखिए। तो जब इसको इस सूत्र पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हल करेंगे तो a² प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 और इसके बाद इंटू x इंटू 1, ये हो जाएगा। इसका हमने इस सूत्र में रख दिया, इस वाले सूत्र में, तो इतना आ गया। और इक्वल टू ये जो है आपका दाहिना पक्ष वाला, यानी 2x-3, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक अब इसको हल करेंगे। देखिए इसको हल करिए तो x² और प्लस के 1 का जब स्क्वायर करेंगे, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस के 2 का x में गुणा करेंगे, 2x का जब 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा, फिर 2x का 1 में गुणा करेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखा है 2 इंटू x और इंटू 1, तो गुणा करिए। 2 का जब x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा, कितना आएगा 2x, और फिर 2x में 1 का गुणा करेंगे तो 2x एक कम 2x आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, 2x आएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2x और इस इक्वल टू, अब इसको हल करेंगे, इसको तो अभी जैसे था उसी तरह लिखे हैं। अब इस पक्ष को हल करेंगे तो 2 का गुणा किस में करेंगे, देखिए 2 का गुणा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे, फिर 2 का गुणा कहाँ करेंगे, 3 में गुणा करेंगे। तो करिए गुणा, तो 2 का जब x में करेंगे तो 2x, और 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, इधर चिन्ह हमारा प्लस है और यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है। जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। प्लस का जब गुणा करते हैं माइनस में तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 का 3 में, सॉरी 2 3 6 आ गया। और ये यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। जब कुछ नहीं, अगर कोई संख्या लिखा है, जैसे 4 लिखा है, इसके आगे कुछ लिखा है चिन्ह, जब कुछ नहीं चिन्ह लिखा है इसका मतलब क्या है, ये प्लस है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं +4, ठीक है ना। तो कोई संख्या है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस है। तो यहाँ कोई ये संख्या 2 है, 2 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस का यानी कि जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको देखिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो 2x इधर है, 2x इधर है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए और चाहे इसको इधर लाइए, पक्षांतर कर दीजिए। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो x² और इसके बाद प्लस के 1 को उस साइड भेज दीजिए, नहीं 6 को सबको इधर लाइए, ठीक है ना। इस रूप में बनाना है ना आपको। तो क्या करेंगे, इधर 0 कर दीजिए, ये दाएं पक्ष में 0 करके इधर के सबको ला दीजिए बाएं पक्ष में। जब इधर से इधर लाएंगे, जब पक्षांतर करते हैं तो पता है ना चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि साइन जो भी रहेगा वो चिन्ह जो भी रहेगा बदल जाएगा। तो देखिए इसको जैसे वैसे रहने दीजिए, और इसको 2x आपका ये बाएं दाहिने पक्ष में है, तो दाहिने पक्ष से इस पक्ष में इस इधर लाएंगे। जब देखिए जब यहाँ पे है, इधर से इस पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x। और यहाँ पे इधर ये -6 है ना, -6 जब इस पक्ष में आएगा तो आ जाएगा +6 बराबर के 0। बताइए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया है। ये आपको पता है ना, ये क्या है, बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष। इधर का ये जो है दायां पक्ष हो गया, ये आपका बायां पक्ष हो गया। तो ये दाहिना पक्ष है, बायां पक्ष। जब दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आओगे तो चिन्ह का क्या है, बदल जाएगा। जो भी चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और वही प्रक्रिया इसमें होता है। अगर इधर से यानी बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएंगे तो जो भी चिन्ह रहेगा आपका, जो भी प्लस या माइनस रहेगा तो उस साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे +2 लिखा है, यहाँ -2 लिखा है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं, ये दोनों जब आपस में कटेंगे और इसके बाद देखो ये कट गया,
और इसके बाद क्या है यहाँ पे क्या बचा, यानी 6 + 1 7, यानी x² और 6 और 1, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएंगे +7 और = 0। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इससे तुलना करें तो तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² तो ये वाला पद है, लेकिन यहाँ पे ये b वाला पद है, bx वाला, कहीं x वाला पद है नहीं है, x वाला पद इसमें 0 हो गया है, x वाले पद को क्या कर दिया है, इसमें 0 हो गया है। और c वाला पद है तो c वाला पद है, यानी e वाला पद है और c वाला पद है, e वाला पद गायब हो गया इसमें। लेकिन फिर भी ये कहे थे ना कि b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a का मान 0 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तुलना करेंगे, इससे तुलना करिए, अगर हमको तुलना करना हो ax² और प्लस के bx और प्लस c = 0, तो a यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारा तुलना कीजिए, देखिए जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ax² बराबर के क्या है, x² है, कितना है, x² है, तो x² है, तो यहाँ पे a और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a इधर रहेगा, ax² यहाँ चला जाएगा, x² और बटे x² इस पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ x² आ जाएगा, तो x² से x² कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा 1 बचा। a का मान कितना आ गया, 1, a का मान 1, तो a का मान 0 आया। जब a का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण है। अगर a का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विघात हमारा समीकरण है। और वैसे भी देखेंगे, इसका गुणांक निकाल लेंगे ना, गुणांक निकालने आप लोग तो पढ़े ही होंगे, गुणांक निकालना सीखे होंगे। तो गुणांक निकालना देखिए, जैसे ax² है तो इसका गुणांक a है, क्या है, a है, तो इसी तरह x² है, x² का गुणांक निकालेंगे तो x² में 1 का गुणा है, किसका गुणा है, 1 का, तो 1 आ गया। तो बस यहाँ से ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्या है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण इसको लिख दें क्या पूरा, चलिए ठीक है ना, द्विघात समीकरण है हमारा ये, ठीक है ना, समझ गए आप लोग ना। अब दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा, पहला थोड़ा समझाए हैं, थोड़ा समझ देके, अब इसका दूसरा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में यानी प्रश्न नंबर 1 में पॉइंट 2 को चेक करते हैं। चलिए ये है आपका, दूसरा देखते हैं, यानी कि पॉइंट 2 में क्या है लिखा है, x² - 2x = -3 - x, इस तरह से है। देख लीजिए, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग बुक में देखते रहिएगा। अगर बाय द वे कहीं मानो हम लिखने में मिस्टेक किए हो, तो अगर लिखे होंगे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक से तो आंसर गलत आ सकता है। लेकिन आप लोग को मेन हमारा बताने का मेन पर्पस ये है कि अगर हम कहीं गलती से कुछ गलत बता दें, मान लीजिए इसमें स्टेप में, तो इसको जैसे जो लिखे हैं उसको तो गलत नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं मान लीजिए बुक से इसको जब लिखे हैं तो मान लीजिए कहीं प्लस माइनस में गलत लिखे होंगे, तो जैसे लिखे होंगे आंसर तो वैसे आएगा। लेकिन आप लोग को मेन हमारा बताने का लक्ष्य ये है कि आप लोग को नियम बताना चाहते हैं, नियम और उसके तरीक़ों को बताना चाहते हैं कि अगर नियम तरीके पता रहेगा तो आप अगर कहीं गलती से, अगर हम जैसे कि हमसे कहीं मिस्टेक हो गया है तो आप लोग उसको सही अपने से कर लेंगे, ठीक है ना। और आप लोग अगर अपने से सही कर लेंगे और हमें गलत सिद्ध कर देंगे तो हमें इस बात की खुशी होगी कि चलिए आप लोग ने कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाए हुए ज्ञान को अच्छे से ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे दोनों पक्षों को, यानी सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब आप लोग इतना जानते हैं ये LHS है और ये वाला क्या है, इसको बोलेंगे RHS। हिंदी में बोलते हैं ये बायां पक्ष, ये दाहिना पक्ष। अब बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष दोनों को जब सरल करेंगे तभी तो हमारा आएगा द्विघात समीकरण। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए x² - 2x बराबर के इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो करिए गुणा, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -2 × 6। अब माइनस का फिर माइनस में, ये माइनस है ना, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस पहले आएगा
और 2 का x में करेंगे तो 2x आएगा। बताइए यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, इधर से इसको इधर लाइए और आराम से, नहीं तो क्या करिए कि डायरेक्ट यहाँ से देखिए ये इधर माइनस है, इधर है माइनस, ये प्लस है, तो इधर ला के जोड़ देंगे या फिर डायरेक्ट पक्षांतर करिए। तो लिखेंगे क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है ना। और कौन से पक्षांतर करेंगे, यानी दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष लाना है, ठीक है ना। पक्षांतर करने पर तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x = 0, ठीक है ना। अब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये -2 है, ये माइनस है, तो हम जानते हैं -2 क्या आता है, -4 आता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इतना आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। और नहीं पता हो तो प्लीज़ इस तरह का अगर ऐसी प्रॉब्लम हो आप लोग को तो कमेंट करेंगे। आप लोग का ये जो है इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है माइनस प्लस वाला वो सब बता देंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। और ये देखिए ये और ये दोनों माइनस हैं, जब माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो -4x आ जाएगा, और यहाँ पे +6 आ जाएगा = 0, ठीक है। अब देखिए इसका इससे तुलना करिए, देखिए ax स्क्वायर, और इसके बाद ये चिन्ह पे मत जाइए कि यहाँ चिन्ह ये आ गया है। आप लोग ये भी डाउट में हो सकते हैं कि इसमें तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं क्या आप लोग? अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि हमको बस इस रूप का आना चाहिए, ax स्क्वायर और प्लस के bx + c = 0। इस रूप में बीच में प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, a 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, a 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है, लेकिन a वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों पद 0 हो सकते हैं लेकिन इस पद का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए बीच में माइनस आया है तो इससे आप लोग मत घबराइएगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है, क्या है ये, द्विघात समीकरण है आपका, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर -4x + 6 = 0। ये आपका हो गया, दूसरा हो गया, यानी कि देखिए यहाँ से आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये दोनों द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये भी है। अब तीसरा देखेंगे, चलिए तीसरा देखते हैं जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जाहिर सी बात है आप लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बेसिक नॉलेज तो होगा। चलिए देखते हैं, यानी कि पॉइंट थ्री में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, सॉरी, पॉइंट 3 में क्या है, पॉइंट 3 एक्स माइनस के 2 ब्रैकेट एक्स + 1 ब्रैकेट इसका = एक्स - 1 एक्स + के 3। इसको हल करेंगे। देखिए ये देखते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या करिए, दोनों पक्षों को बस सरल करिए, बस इसको इस पक्ष में गुणा करके हल करिए, इसको इस पक्ष में हल करके गुणा करके फिर पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा। तो बस देखिए करते हैं हम। ऐसा करिए कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक बार पहले बस तरीका समझ लीजिए फिर खुद से करिए, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए करते हैं। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका x का गुणा x में करेंगे, फिर x का गुणा 1 में करेंगे, फिर 2 का गुणा x में करेंगे, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, ऐसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। अब इसके बाद 2 का गुणा इसमें करते हैं x में, तो ये माइनस है ये प्लस है तो आ जाएगा आपका -2x आएगा। अब फिर 2 का इसमें करेंगे, ये माइनस है, जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 2 1 कम 2 आएगा। इसी तरह से इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, x का गुणा x में करेंगे। तो पहले गुणा करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है ना, सॉरी। तब इसमें देखिए क्या करेंगे, गुणा करते रहिए। तो कैसे हल करेंगे, देखिए गुणा करिए, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, x का 3 में करेंगे तो +3x,
इसलिए ए प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ का 1 का एक्स में करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है तो पहले माइनस आएगा। 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा। और इसके बाद फिर 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा। 1 तिहाई 3 आ गया। बस इसको हल करिए। अब हल करेंगे, देखिए क्या आता है। तो इसको क्या करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे। इस वाले पद को इधर लाएंगे, सभी को ला के इधर जीरो करना है, तभी तो द्विघात समीकरण बनाना है हमको, इस रूप का बनाना है ना। इसको पूरे को लिखेंगे, यानी दाहिने पक्ष को सभी को पक्षांतर करने पर। तो ऐसे लिख लेना, लिख के इसको हल करेंगे, यानी कि दाहिने पक्ष के सभी पदों को पक्षांतर करने पर, इस तरह से लिख के इसको हल करेंगे। तो इसको सब लाइए इधर एक्स। आप चाहें तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे काट सकते हैं, लेकिन हम काट नहीं रहे हैं। देखिए जैसे ए कट जाएगा, ए वाला कट जाएंगे, ए प्लस है, ये भी प्लस है, इस साइड में प्लस है, इस साइड में, दोनों कट जाएंगे। लेकिन क्या है कि हम अभी देख के बता रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी हल करके बता रहे हैं। देखिए कैसे देख के बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी हल करेंगे इसको। देखो यहाँ से ये हो गया प्लस के एक्स और माइनस के 2x और -2, इसको सब इधर लाइए तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x और प्लस के x और प्लस के 3 इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। अब देखिए क्या कट रहा है इसमें, देखिए ए वाला प्लस है और ये माइनस है, कट गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसमें देख रहे हैं क्या है, ये देखिए अब जितना है जोड़िए, एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ है, 2x प्लस हो गया। और यहाँ पे पहले से -2x है और यहाँ -3x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के 5x हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या है, संख्याएं बचे हैं, यानी कि -2 बचा है और यहाँ +3 बचा है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो +1 बचेगा इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब देखेंगे क्या करेंगे, अभी 5 है, 5x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा -3x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, देखिए इसमें जो है ये जो है ए वाला पद ax स्क्वायर क्या है, ax स्क्वायर में स्क्वायर वाला पद ही गायब है, इसमें x स्क्वायर कहीं है। जब x स्क्वायर वाला पद गायब है, इसका मतलब a का मान 0 हो गया। क्या हो गया, a का मान 0। जब a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग के बुक में ऐसे दिया है, खाली हाँ ना दिया होगा, तो आपको लिखा, आपके बुक में लिखा होगा नहीं। आप लोग जब आंसर चेक करेंगे तो इसको लिखा होगा नहीं, ठीक है। और जो हाँ है, जो द्विघात समीकरण है उसको लिखेगा हाँ और नहीं में आंसर दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया, 3 हो गया, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब 4th वाला देखते हैं जल्दी जल्दी, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। फोर्थ वाले में देखते हैं क्या लिखा है। 4th का लिखा हुआ है, यानी कि x - 3 2x प्लस के 1 इक्वल टू x प्लस के 5। ये दिया हुआ है सवाल, 4th नंबर यही है, ठीक है ना। अब इसको, सॉरी 4th नहीं लिखे हैं, 4th नंबर को देखिए हल करते हैं। तो चलिए देखिए तुरंत इसको अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, अब डायरेक्ट करेंगे, इसका इसमें करेंगे, हल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए x का इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद x का इसमें करेंगे तो प्लस के x, अब इसके बाद 3 का इसमें गुणा करिए, जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -6x, फिर 3 का इसमें करेंगे तो ये माइनस है, प्लस है तो -3 आ जाएगा। इधर को हल करेंगे तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, फिर x का 5 में करेंगे तो प्लस के 5x। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको इधर पक्षांतर करिए, 2x स्क्वायर और प्लस के x और माइनस के 6x और -3 और -x स्क्वायर और -5x इक्वल टू 0।
अब इसको जो जुड़ रहा है जुड़िए, जो घट रहा है उसको घटाइए। तो 2x² यहाँ है, इसमें से x² माइनस हो जाएगा। जब 2x² में से x² माइनस घटेगा तो x² बचेगा। ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए कि ये सब चीज़ें जो है यानी बहुपद वाले में चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना, वहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो यानी ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब बचा क्या, x यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए तो ये 6x है माइनस का, ये 5 है, तो 6 5 11, 11 में से एक घट जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा। तो 6 5 11 में से एक जाएगा तो बचेगा -10x। अब क्या बचा, कोई संख्या, बस एक संख्या बची है, यहाँ पे एक संख्या बचा है -3 = 0। बस ये देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बस इससे तुलना करेंगे, तुलना करिए, ax² + bx + c। तो ये x² वाला पद है और बाकी ये दोनों पद रहें चाहे न रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पद है बस। इसका मतलब है कि x² बस मिल जाए तो आप लोग बस इतना जान लीजिए कि द्विघात समीकरण है। और अगर x² मिल रहा है और बाकी जैसे कि इस तरह से मिल जाए, जैसे कहीं मान लीजिए अगर x² मिल जाए, x² और प्लस के करड़ी में x और प्लस के 3, अगर ऐसे मिल रहा है तो इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बस यहाँ से ये देखना है कि ये आपका x² मिल, इससे कंपेयर कर लीजिएगा बस। तो इसका मतलब है तुरंत समझ में आ जाएगा कि x² है, इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण हो गया हमारा, यानी कि 4th नंबर का द्विघात समीकरण है। अब चलिए 5th वाला देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, इसमें कह रहा है कि 2x - 1 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। इसको हल करेंगे, तेज़ी से देखिए, स्पीड से हल करते हैं जल्दी जल्दी। अब आप लोग को आ रहा है, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ अपने से करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x², फिर इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा -6x, फिर इसका इसमें करेंगे, सही लिखे हैं ना, हाँ। तो इसमें करेंगे तो -x, इसके बाद इसका इधर करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x², फिर x का इसमें करेंगे तो -x, फिर 5 का x में करेंगे तो +5x, और फिर 5 का इसमें करेंगे तो -5। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए पक्षांतर कर दीजिएगा, क्या करेंगे, इसको सभी को पक्षांतर करिए। तो 2x² -6x -x माइनस ये वाला इधर आएगा तो -x² प्लस के x माइनस के 5x और प्लस के 5 = 0। अब देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़िए, जो घट रहा है उसको घटाइए। तो इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा x², ये दोनों हो गए। ये 6 है, 6 और ये 5 जुड़ जाएगा, 6 5 11, 11 में से 11 एक और जुड़ेगा, ये 6 1 7, 7 5 12, 12 में से एक घटेगा तो -11x हो जाएगा। और क्या कुछ बचेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचेगा क्या, +5 = 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है ना। द्विघात समीकरण ये भी है आपका 5वां वाला। 6 वाला देखते हैं, 6 वाले में क्या है। सिक्स में क्या है आपका, देखते हैं। 6 वाले में कह रहे हैं कि x², 6 पार्ट नंबर 6 में क्या है, x² प्लस के 3x, x² प्लस 3x प्लस के 1 और = x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला 6वां वाला। आप लोग को माने कुछ आइडिया लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको हल करेंगे। तो बस इसको देखिए, 6वां वाले को हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। 6 वाले को जब हल करेंगे तो यानी क्या करेंगे, इधर जो है आपका बाएं पक्ष में तो सरल किया गया है, दाहिने पक्ष वाले को सरल करेंगे। तो सरल करिए, x² प्लस के 3x और +1
और इसको जो है x माइनस 2 बताए हैं सूत्र वाला, ठीक है ना। तो इसका क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो इसका हो जाएगा क्या लगेंगे a स्क्वायर, और इसके बाद जब इसका करते हैं a स्क्वायर और इसके बाद प्लस के b स्क्वायर और माइनस 2ab, इस सूत्र पे रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर और इसके बाद प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हल करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और इसके बाद प्लस के 4 और इसके बाद माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2, इस तरह से हल कर लेंगे। तो हल करिए x स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या है प्लस के 4 और माइनस के 4x, यहाँ तक हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए इसमें ये वाला पद कट गया, एक्स स्क्वायर वाला जब पद कट ही गया तो यानी ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। तो क्या बचा, इसमें जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो 3 और 4 7x हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस का है प्लस का है तो घट जाएगा, तो -3 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण यानी कि छठवां वाला 6 वाला नहीं है। अब आगे देखेंगे 7वां वाला देखते हैं। 7th में देखते हैं क्या है। पॉइंट 7 में क्या है, पॉइंट 7 में लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। और क्या है, x प्लस 2 का 7th में x प्लस 2 का होल एक क्यूब है, सॉरी x प्लस 2 का होल क्यूब, और इसके बाद इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे देखिए तो कैसे करेंगे। इसको हल करेंगे तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आप लोग को पता है, इसका सूत्र पता है ना। तो बस लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b, ऐसे लिख लीजिए। तो बस इसको हल करिए, देखिए लिखेंगे तो क्या है a क्यूब यानी x क्यूब प्लस के 2 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3, a का मतलब x है और b का मतलब 2 है, और इसके बाद कोष्टक में a प्लस के b, इतना लिख लीजिए। इसको हल करिए तो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे। जब 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो 2x घाते 3, और फिर 2x का इसमें करेंगे तो माइनस के 2x। अब इसको हल करिए, हल करेंगे तो x क्यूब प्लस के 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस के 2 तिहाई 6x। अब अभी एक स्टेप और कर देते हैं आप लोग को समझाने के लिए, इसीलिए ना हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, लेकिन एक स्टेप और समझाने के लिए इसीलिए थोड़ा सा हमने कहा कि अभी आप लोग नए 9th से 10th में आए हैं, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो खैर समझ जाएंगे, जो थोड़ा सा यानी कि माने जिनका बेस कमज़ोर है उनको भी थोड़ा लेके चलना पड़ेगा ना, ये मेरी मजबूरी है। और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा भी समझिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस के 8, और इसके बाद 6 का x में करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, और इसके बाद 6x का इसमें करेंगे तो प्लस के 12x, 6 दूनी 12x, और इसको इधर लाइए, पक्षांतर भी इसी लागे कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x क्यूब और प्लस के 2x इक्वल टू 0। बताइए यहाँ तक आप लोग को शायद अच्छे से समझ में आया हो। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x क्यूब यहाँ है और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो आएगा समीकरण ये द्विघात नहीं आएगा, त्रिघात आएगा। क्या आएगा, त्रिघात। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी हल करके बता रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको देखिए हल करके नीचे एक लाइन बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 2x क्यूब में से एक x क्यूब निकलेगा तो बचेगा -x क्यूब, a और a तो हो गए। अब बचा क्या, x स्क्वायर यहाँ है
और कहीं है नहीं, तो प्लस के 6x² ये हो गया। अब क्या है, x वाले पद बचे हैं, तो 12 और 2 14 प्लस के 14x हो जाएगा, ये हो गया दोनों। अब क्या बचे हैं, प्लस 8 बचा है और कोई तो बच्चा नहीं है, तो प्लस 8 = 0। तो देखिए ये जो है हमारा जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें पदों की संख्या, इसमें पद नहीं यानी घात पूछेंगे। घात देखेंगे तो देखिए इसमें यहाँ तो है, अगर खाली यहाँ तक रहता, जब यहाँ तक रहता तब तो ये हमारा हो जाता, तब तो हमारा द्विघात समीकरण होता। लेकिन इसमें एक पद और जुड़ गया है x के घाते 3 वाला। जब x के घाते 3 वाला आ गया तो ये त्रिघात हो गया। क्या हो गया, ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा, न कि द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है? तो ये आपका नहीं है, ठीक है ना। 7वां वाला नहीं है। 8वां वाला देखते हैं। अब लास्ट 8वां बचा हुआ है, 8वां देख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होगा तो इसके बाद नेक्स्ट बचेगा प्रश्न नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। यानी कि लास्ट है 8 वाले में क्या है, x³ और इसके बाद माइनस के 4x² माइनस x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करिए। तो इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे x³ माइनस के जैसे लिखा हुआ है इसको इसी तरह से लिख लेंगे। इधर वाला तो सरल है, बायां पक्ष वाला तो हल किया गया है, दाहिना पक्ष वाला इस क्यूब में है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग देखे हैं कि क्या देखे हैं, यानी a माइनस बी का जब होल क्यूब रहेगा तो इसका सूत्र होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये सूत्र होता है। तो बस इसी सूत्र पे इसको हल करिए। तो हल करेंगे तो बराबर के ये आ जाएगा a³ माइनस के b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b, ये हो गया। अब इसको देखिए, x³ माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस के 2 का क्यूब है माने 8 आ जाएगा, और माइनस के 2 तिहाई 6x आएगा, और यहाँ पे x माइनस के 2। अब एक बार और एक स्टेप कर लेते हैं, x³ माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ और इसके बाद माइनस के 8 माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6x² और फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12x, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, कटने वाला पद देखिए, ये जब इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए, क्या करना है बार बार पक्षांतर करने, यहीं से कट जाएगा। देखिए और इधर देखिए 4x² इधर है, इधर ये है, तो ये वाला अब ये तो कट गया। अब नहीं समझ में आया तो कहिए पक्षांतर करके बता दें, समझ में आ रहा है ना। तो बस यहाँ तक हो गया। तो देखिए अब जो बचा है उसको पक्षांतर कर लीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इधर माइनस है इधर माइनस है तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बचा है उसको एक तरफ कर लिए, पक्षांतर कर लीजिए इतना, और माइनस x प्लस के 1 और इधर से क्या करेंगे प्लस 8 और प्लस के 6x² और माइनस के 12x इक्वल टू 0। और इधर जो हमने काटा है, इधर जब ये प्लस था ये भी प्लस है, जब ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस नहीं हो जाता, तो कट जाता है, इसीलिए हमने पहले काट दिया। अब देखिए क्या है 4x², यहाँ ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस में से माइनस वाला घटेगा तो बचेगा 2x²। बताइए इतना समझ में आ रहा ना, 2x² हो गया, ये दोनों पद हो गए, हल हो गया। अब इसके बाद क्या है x वाला देखेंगे तो -12 और -1 माइनस के 13x हो जाएगा, ये हो गया। अब बचा क्या है 8 और 1 9, यानी कि प्लस के 9 इक्वल टू 0। ये हमारा देखिए द्विघात समीकरण आ गया। इसमें देखिए यानी कि x वाला पद जो है स्क्वायर वाला पद गायब है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। इस तरह से हमने यानी कि प्रश्न नंबर 1 के सभी यानी 8 पॉइंट दिए थे, 8 पॉइंट को हमने हल कर दिया है। देख लीजिएगा, आप लोग आंसर में मिला लीजिएगा, पहला दूसरा है, तीसरा नहीं है,
चौथा पाँचवां है, छठवां सातवां नहीं है, आठवां है। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कितने प्रश्न दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन पार्ट करके दिया है, पार्ट 1 2 3 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए हैं। चारों पार्ट को हम लोग अच्छे से समझते हुए इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। क्या करना है? निरूपित कीजिए। ठीक है ना। तो यानी कि हमको इसमें जो भी देगा स्टेटमेंट, यानी जो कहेगा उसको हमें द्विघात समीकरण बनाना है। अभी हम लोग द्विघात समीकरण देखे हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो द्विघात समीकरण को चेक कैसे हमने किए हैं, तो इस रूप में अगर ये जो दिया है स्टेटमेंट, यानी जो कहा है, तो ये जो प्रश्न में जो कहा है उसको इस रूप में अगर हम बना रहे हैं, इस रूप में बन के आ रहा है, तो द्विघात समीकरण है। कह रहे हैं द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, इसको हल नहीं करना है, बस द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, निरूपित करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हुए हल करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें हल करेंगे। हल करते हुए क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार, आयत का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। ठीक है ना। तो आयत, आयत का मतलब ये सब आप लोग तो पढ़े हैं, जानते होंगे कि एक आयत कह रहे हैं कि एक आयत है। चलो यहाँ पे इसका फिगर यहाँ पे बना रहे हैं। एक आयताकार भूखंड, तो आयताकार, ये हमारा आयताकार हो गया। कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ क्षेत्रफल कह रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं क्षेत्र की लंबाई मीटर में है। किसकी है? क्षेत्र की जो ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये किसमें है? मीटरों में है। फिर कह रहे हैं चौड़ाई के, जो कह रहे हैं कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, हल में माना चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई, ऐसे लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई। और हल में ये भी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न यानी कि क्या है कि इस तरह से हो गया। तो माना, यानी कि हल में माना भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे? x मीटर। ये भूखंड की चौड़ाई हो गया। यानी कि हल में, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा जा रहा है प्रश्नानुसार हम इसको हल कर रहे हैं। प्रश्नानुसार हल कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार यानी माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है? भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। जब भूखंड की चौड़ाई कह रहे हैं कि यहाँ पे x मीटर दे दिया गया है, कितना मीटर? 1 मीटर। तो अब इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? जब चौड़ाई, यहाँ पे देखो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, तो यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, कितने? 2 गुने से 1 अधिक है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ का इसका इतना मीटर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये लंबाई है, ये चौड़ाई। यहाँ पे देखिए कहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की ये लंबाई है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई माना है हमने x, तो x के 2 गुने से 1 अधिक है। तो 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहे हैं भूखंड की चौड़ाई हमने x मीटर पहले मान रखा है, x मीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं, अब इसको हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें ज्ञात है क्षेत्रफल, तो हमको दिया है ना 528 मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद क्या करेंगे? यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल। जब भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
आयताकार भूखंड है तो आयताकार भूखंड की यानी कि कैसा है, आयताकार है ना, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर के स्क्वायर और बराबर के लंबाई कितना है, लंबाई x है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है आपका 2x + के 1 है। बस यहाँ से अब इसका गुणा कर लीजिए। जब इसको हल करेंगे तो हल करिए तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 528 मीटर, इसको मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, और इसके बाद इसका देखिए x का इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस के x आ जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हमारा आ गया 528 मीटर स्क्वायर, और ये दोनों को इधर कर देंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा आप करिए कि पहले देखिए जैसे कहीं लिखा है इस तरह से, आप लोग जानते होंगे कि a बराबर के, मान लीजिए अगर लिखा है bx, ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको bx बराबर के a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको इधर लिख लीजिए और इस वाले पक्ष को उधर कर दीजिए, इस तरह से कर लीजिए। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस के x और बराबर के 528, इस तरह से। मीटर स्क्वायर तो जानते हैं कि अब देखिए यहाँ पे इसका मीटर था, यहाँ पे भी मीटर होगा और यहाँ भी मीटर होगा, तो जब मीटर का मीटर में करेंगे तो ये सब मीटर स्क्वायर में ही तो आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ मीटर स्क्वायर पहले से था, तो अब मीटर बार बार नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया। तो अब इसके बाद इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस के x और माइनस के 528 = 0। ये हमारा देखिए क्या हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा इस रूप का हो गया कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारा द्विघात यानी द्विघात समीकरण में हमने व्यक्त कर दिया। कह रहा ना कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करो, तो हमने ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, ये आंसर हो गया। और इसके बाद एक और पूछा था, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई ये हो गया, ये आपका लंबाई आंसर हो गया एक है, और ये आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। ये आपका ये आपका चौड़ाई हो गया और ये लंबाई है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका चौड़ाई है, भूखंड का ये चौड़ाई हो गया और ये आपका लंबाई हो गया। यही तो पूछा था कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई x मीटर हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई 2x + 1 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से हो गया आंसर आपका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें पार्ट 2 देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 2 क्या है। इसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, प्रश्न देखिए, इसको पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ के इसके बाद सवाल को हल करेंगे, यानी कि हल करेंगे यानी प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हल में करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि हल में माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब ये सब आप लोग तो पढ़ चुके होंगे पीछे, ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बता रहे। पूर्णांक का मतलब होता है कि यानी पूर्णांकों का गुणनफल। तो पूर्णांक का मतलब होता है जी, यानी कि -∞ से कहाँ तक, +∞ तक, ये होता है पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब -∞ से +∞। तो करेंगे यानी कि इसमें माना, हल में लिखेंगे माना, क्या माना यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यानी 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, और कैसे होने चाहिए, 2 क्रमागत, ठीक है ना। कह रहे हैं कि क्रम से आने वाले, यानी कि पूर्णांक तो होने चाहिए लेकिन जो क्रम से आए, ठीक है ना। क्रम का मतलब होता है कि जैसे 2 के बाद फिर अगला क्या आना चाहिए, 3 के बाद अगला क्या आना है, 4 के बाद अगला क्या आना चाहिए, 5। जैसे लिखा है 10, तो 10
यानी क्रम से आने वाला संख्या अगर 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 12 ऐसे। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जब गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए। तो वो जो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं हैं क्रमागत आने वाली दोनों संख्याएं, उसमें से दोनों संख्याओं को बताओ। तो बस हल करिए। तो माना छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या माना छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या x मान लेते हैं। जब छोटी संख्या x होगा तो जो इससे बड़ी होगा x+1 होगा, ठीक है ना। यानी माना छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा बड़ी धनात्मक संख्या x+1 ये होगा। यहाँ तक हो गया। तो कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार यानी हल में यानी कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए। तो दोनों का जो गुणनफल है 306। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है 306 है, ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, एक संख्या x है और दूसरी x+1 है, बराबर के 306 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x² प्लस के x का 1 में करेंगे तो x, इसके बाद बराबर के 306। अब 306 इधर है तो इधर ला दीजिए तो x² प्लस के x और माइनस के 306 = 0। ये हमारा हो गया। अब देखिए इस तरह से आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण हमारा व्यक्त हो गया, यानी x² + x - 306 = 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें क्या क्या आपको पूछा है, हमें पूर्णांकों को भी बताना है। तो आपका पूर्णांक क्या है, ये आपका एक x पूर्णांक है और एक a है, ठीक है, दोनों पूर्णांक। लेकिन आपके आंसर में दिया होगा खाली छोटी यानी धनात्मक, यानी छोटी धनात्मक पूर्णांक x दिया होगा, ठीक है ना। जब छोटा धनात्मक पूर्णांक x होगा और उसमें जो भी आएगा तो इसके बाद एक जोड़ देंगे तो दूसरा वाला बड़ी वाली पद आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये आपका बुक में दिया होगा x² + x - 306 जो है हमने यानी कि इसको किस रूप में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यानी तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इसमें हल करेंगे इसको। तीसरे में कह रहे हैं, देखिए प्रश्न इसमें क्या कह रहे हैं तीसरे में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बस यहाँ से इसको देखिए क्या करेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हल है। हल में यही है कि कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है यानी रोहन से 26 वर्ष कह रहे हैं कि बड़ी है। तो पहले रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है तो पहले रोहन मान लेते हैं। माना, हल में माना रोहन की आय, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। यानी रोहन के हमने यानी कि मान लिया x वर्ष और ये भी वर्तमान, कौन सा है वर्तमान आयु, वर्तमान में कौन सा आयु है, रोहन की जो वर्तमान आयु है x है।
और इसके बाद रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रोहन की माँ की आय तथा रोहन के माँ की आयु, जो रोहन की माँ की आय है कह रहे हैं कि रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है ना, इस तरह से। फिर आगे कह रहे हैं कि इसके बाद कह रहे हैं कि जब रोहन और रोहन की माँ की आयु का यानी 3 साल बाद, कितना, जब कहेंगे 3 साल बाद कहेंगे तो क्या करेंगे, जब 3 साल बाद कहेंगे तो 3 साल बाद, जैसे मान लीजिए आज के डेट में मान लीजिए रोहन जो है 10 साल का है। कितने साल का है, 10 साल का। अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी माँ जो है अगर उससे 26 साल बड़ी होगी तो कितने साल की होगी, तो रोहन जो है 10 साल का है और उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की माँ कितने साल की होगी, तो 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 साल। यानी रोहन की जो माँ है 36 साल की हो जाएगी। लेकिन फिर प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, जब बाद कहेंगे, जैसे आज हमारा मान लीजिए कि अगर सपोज दैट मानते हैं कि हम आज अगर मान लीजिए 30 साल के हैं या 20 साल के हैं, तो अगर मान लीजिए हम 20 साल के हैं तो 20 साल में कहेंगे कि 3 साल बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद जब कहेंगे तो 3 साल उसमें जुड़ जाएगा ना, तो 23 हो जाएगा ना। तो बस यहाँ से तो कह रहे हैं कि यानी गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रश्नानुसार में कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद तब देखेंगे 3 वर्ष जब बाद कहेंगे तो दोनों में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, यानी जब 3 वर्ष कहेंगे तो यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन की आय कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन तथा उनके माँ की आय क्रमशः क्या हो जाएगा, यानी कि रोहन का आय जो है x प्लस के 3 हो जाएगा और उसकी माँ का x प्लस के 26 तो पहले से था और 3 साल इसमें जुड़ जाएगा, इस तरह से इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, रोहन और उसके माँ का जो आय अब निकला है इतना और इतना, अब इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल 306 है। तो गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए, x प्लस के 3 गुणे x प्लस के 26 प्लस के 3 बराबर के कह रहे हैं 306, कितना है 360, सॉरी 306 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 306 ना होके 360 है, 360 वर्ष। ठीक है ना, इतना दिया है। तो अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो इसको हल करिए तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस के 3 और इसको देखिए ये 26 और 3 जुड़ जाएगा तो x प्लस के 29 और बराबर के 360, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रश्न को इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा बताने में दिक्कत है। तो यहाँ तक हो गया है। अब बाकी इसको आगे का हल जो है यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और चाहे तो इतने में बता देते हैं। चलिए यहाँ तक इतने में बता देंगे। ठीक है ना, तब इसके बाद क्या करेंगे, x का इसमें गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x², फिर x का 29 में गुणा करेंगे तो प्लस के 29x, और इसके बाद फिर 3 का x में करेंगे तो प्लस के 3x आ जाएगा, और फिर इसका 3 का 29 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि 30 तिहाई 90, और 90 में से आपको 3 माइनस कर लेना है तो 87। ठीक है ना, और इक्वल टू 360, यहाँ तक हो गया। अब बताइए अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा आपका x² और प्लस के 29 और 3 32x, और इसके बाद ये इसको इधर लाइए तो प्लस के 87 और माइनस के 360 इक्वल टू 0 हो गया।
अब देखिए 360 में से इसको 87 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। तो यानी कि 10 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 5 में से यानी 15, 15 से 8 गया तो 7, और यहाँ 2, कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने व्यक्त कर दिया द्विघात समीकरण में। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया यहाँ से। और इसके बाद पूछे हैं कि और कुछ पूछा गया था, हमें रोहन की वर्तमान आयु भी बताना था। क्या बताना था, रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु यही है x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। आप लोग अपने आंसर में चेक करेंगे तो ये आपका जो है इस तरह का द्विघात समीकरण दिया होगा। और तथा रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इस तरह से आंसर दिया होगा। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग समझ गए हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 देखते हैं। इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो इसको नोट करिए। प्रश्न नंबर 2 का यानी कि लास्ट पॉइंट है, यानी चौथा नंबर, यानी 4 पार्ट, यानी 4th वाला नंबर है। अब इसमें देखिए लास्ट है इसका, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि क्या प्रश्न है कि कह रहे हैं कि यानी कि प्रश्न में एक रेलगाड़ी, कह रहे हैं कि प्रश्न में देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, हल यहाँ से करेंगे। हल में यानी कि क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में देखिए क्या इसमें कहा गया है। प्रथम शर्तानुसार में कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो दूरी कितना है, दूरी यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए दूरी कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कुल 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको 480 किलोमीटर समान चाल से, तो समान चाल तो यानी माना चाल, चाल क्या है यहाँ पे चाल मान लेते हैं। ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। कोई माने कि दूरी है ए से बी के बीच में 480 किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी को यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना, इस दूरी को समान चाल से जा रहा है, तय कर रहा है। यदि इसकी चाल, फिर कह रहे हैं, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं कि अगर इसकी चाल इतना है, इसको चाल को घटा दिया जाए। क्या है ना, कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहे हैं, समान चाल से। अगर इसी चाल को कह रहे हैं कि x में से 8 को घटा दिया जाए, अगर अब इतना कर दिया जाए किलोमीटर प्रति घंटा, तब कह रहे हैं कि 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है ना, पहले यानी कि जैसे 480 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, कह रहे हैं कि 10 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। तो बाद में कह रहे हैं कि 10 जो था चाल, उसको उसमें से 8 घटा दीजिए तो बचा 2। तो फिर कह रहे हैं कि अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, तब समय जो है 3 घंटे अधिक लग रहा है। ये कहना चाह रहे हैं, प्रश्न में ये कहना चाह रहे हैं। तब इसके बाद फिर कह रहे हैं जब 3 घंटे अधिक लेती है तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी किस चाल से चली थी, हमको ये वाला चाल बताना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तब यहाँ पे अब हल में यानी कि माना, क्या माना हमने, माना ये कि गाड़ी की चाल, माना गाड़ी की चाल x
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। यानी कि जो गाड़ी है, गाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब यानी कि हम ये भी पढ़े हैं, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हम थोड़ा से जानते होंगे कि चाल बराबर के दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये आप लोग तो पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय यहाँ आ जाएगा तो चाल यहाँ आ जाएगा कि नहीं, बताइए। जब समय यहाँ आएगा तिर्यक गुणा होता है, ठीक है ना। तो जब समय यहाँ आएगा तो चाल यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समय बराबर के दूरी और बटे चाल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस इसमें कह रहा है कि यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रथम शर्तानुसार में, यानी प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना। यानी प्रथम शर्तानुसार में ये है कि x किलोमीटर की प्रति घंटे से चाल से जा रही है गाड़ी, ठीक है ना। तो यानी कि प्रथम शर्तानुसार में 480 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी, 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यानी कि कह रहे हैं किस चाल से जा रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रथम शर्तानुसार हो गया। लेकिन अब इसमें कह रहे हैं फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा गया है। ये तो हमारा प्रथम शर्तानुसार हो गया। तो इसमें यह आपका हो गया समीकरण 1, क्या बन गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर कह रहे हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे को यानी चाल को घटा दिया जाए। तो द्वितीय शर्तानुसार में कह रहे हैं कि जो चाल है, द्वितीय शर्तानुसार में चाल x माइनस 8 इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो जब ये चाल है तो इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार में यानी कि समय निकालेंगे। तो जब समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समय है, समय बराबर कितना है, ठीक है ना। और इसके बाद जब दूसरा, जब द्वितीय शर्तानुसार में जब समय निकालेंगे तो क्या समय लगेगा, समय बराबर के यानी कि हो जाएगा दूरी तो वही रहेगा 480 किलोमीटर, दूरी तो आपका 480 किलोमीटर ही रहेगा। और इसका चाल क्या हो जाएगा, x माइनस के 8, ये आपका हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए। तो ये समय आपका हो जाएगा, यानी समीकरण 2 हो गया। समीकरण यहाँ से 1 बन गया, यहाँ से समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पे, ठीक है ना। जब समीकरण यहाँ पे देखिए कहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो समीकरण यानी कि 1 और 2 को यानी कि द्वितीय शर्तानुसार में ही तो बोला गया है कि यानी कि समय 3 घंटा अधिक, जब इस चाल से चल रहा है तो 3 घंटा अधिक लग रहा है। इसका मतलब है, ये बताइए आप लोग कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, आप लोग बताइए। कि जब चाल घट गई गाड़ी की, गाड़ी हम जा रहे हैं 10 की स्पीड से लेके भाग रहे हैं, तो उसमें समय, जैसे कि हमको यहाँ से मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर गाड़ी जो है तेज़ से लेके जाएंगे, तेज़ी से ले जाएंगे तो कम समय लगेगा। अगर वहीं गाड़ी का स्पीड कम कर दें, स्लो जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना। तो समय इसमें ज़्यादा लगेगा कि समय इसमें ज़्यादा लगेगा, आप लोग बताइए। समय इसमें ज़्यादा लगेगा कि इसमें। तो समय इसका देखिए चाल घट गया है, जब चाल घटेगा तो समय इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा में से कम वाले समय को घटाएंगे तभी तो ये 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए इसको करेंगे, क्या लिखेंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से हल करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे बताते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो क्या हल करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, यहाँ पे 480 बटे x माइनस 8 और माइनस के 480 बटे x और बराबर के 3,
3 घंटे अधिक लग रहा है, तो बस ये हमारा बन गया। अब इसको हल कर लेंगे, ये समीकरण है हमारा, इसको 3 न दे के इसको बस हल कर लेंगे। हल करेंगे तो बस हमारा यानी कि आंसर आ जाएगा। हमको किसमें दिखाना है, द्विघात समीकरणों के रूप में। तो बस इसको हल करिए। तो हल करेंगे तो देखिए 480 यहाँ है और 480 इसमें है, दोनों को कॉमन कर लीजिए। 480 दोनों में है तो कॉमन करेंगे। तो 480 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1/के x माइनस के 8 और यहाँ पे क्या बचेगा -1/के x, ये बचेगा। और इधर क्या आ जाएगा आपका 3। यहाँ तक बताइए समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका 3 गुणा करेंगे, इसका इधर कर लीजिए। तो 480 और इसके बाद x का गुणा करेंगे तो x माइनस के इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा करेंगे तो पहले से माइनस है, तो x का इसमें करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस x आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। 8 एकम 8, इतना आ गया, ठीक है ना। अब बटे इन दोनों का फिर गुणे आपस में आएगा इतना, ठीक है, और बराबर के 3। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइए। यहाँ तक समझ में आया तो फिर इसके बाद आगे देखिए, अब हल करिए। तो ये आपका इधर चला जाएगा गुणा होके और ये वाला इधर बचेगा, ठीक है ना। तो पता नहीं यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इतना दिख रहा है कि नहीं, ये तो हमको थोड़ा डाउट में है आप लोग को। तो यहाँ से करते हैं, इसमें से कुछ इरेज करने लायक है। चलिए अच्छा, इसी को हल करने के छोटा सा बताएंगे, छोटा छोटा करके। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 480 और इसके बाद ये आ जाएगा आपका, ये x से x कट जाएगा, आपका आ जाएगा कोष्टक में 8 और ये वाला जो है ये पूरा इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा 3 और x है तो x और इसको x माइनस के 8, यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 480 और गुणे 8 बराबर के, इसका गुणा कर लेंगे तो 3x² हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे -3/24 x हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर सिंपल आप ऐसा करिए कि इसको और छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए काट के, न चलिए ऐसे रहने दीजिए। अब इसका देखिए इसमें गुणा करिए, 3 देखो सभी में कॉमन है, सभी में 3 कॉमन है कि नहीं। तो 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो सभी में 3 कॉमन है। तो यहाँ से इसको गुणा करने से अच्छा है कि पहले आप यहीं काट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप काट दीजिए, ठीक है। देखिए आप कॉमन करके काटेंगे, इससे अच्छा पहले काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इधर है तो इसका करिए 480 और इसके बाद गुणे 8 और बटे यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, ये 3 आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x का x² और माइनस के 8x बचेगा। अब क्या करेंगे, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और इसके बाद अच्छा कितना, 3 छक्का 18 और 1 0, 160 गुणे 8 और बराबर के x² और माइनस के 8x। अब क्या करेंगे, यानी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यानी 0 और 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 8 सॉरी गुणा करने में गलती हो गया, 8 शून्य 0 और 8 छः 48, 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8 4 12, इतना आ गया और बराबर के x² माइनस के 8x। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसको और हल कर रहे हैं। जब इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी अब इसको इधर कर लेंगे तो x² और माइनस के 8x और ये जो है इस साइड में है ना, इधर प्लस है, इधर क्या है प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -1280 बराबर के 0, ये आ गया। ये आपका देखिए द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक है कि आपका ये है, यहाँ से हम ये क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए वहाँ से आपका हल करने पे क्या आया था, 1280 और बराबर के x² और माइनस के 8x आया था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस के 8x और बराबर के 1280 ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x² माइनस के 8x माइनस के 1280 = 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। और इसके बाद फिर पूछा है गाड़ी की चाल, ये भी पूछा था ना, पूछा था क्वेश्चन में कि
हमें रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है, तो रेलगाड़ी की चाल ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपका सवाल आ गया, ये आपका हल हो गया, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इसको, अगर इस तरह से बस आंसर इसी पे रोक देना है, ठीक है ना। और अगर जैसे कि अगर पूरा अंक में x का मान निकालना हो तो द्विघात समीकरण, इसको जो द्विघात समीकरण है इसके आप क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि से x के मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपकी बुक में बस इतने पे दिया है। आपको क्या बताना था कि द्विघात समीकरण को निरूपित करना था, न कि x का मान नहीं पूछा था। बस ये पूछा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, तो हमने निरूपित कर दिया है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट करिए। चलिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू, ठीक है ना। और आप लोग को अगर कहीं से प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।